हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93। आज हम मापन और मूल्यांकन के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और इससे पिछली वीडियो यानी NCF 2005 का लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मापन किसी वस्तु के गुण धर्म को जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि को संख्याओं में व्यक्त या प्रकट करना ही मापन कहलाता है। अर्थात मापन के लिए यह अनिवार्य है कि वस्तु या गुण को अंकात्मक मान जरूर प्रदान किया जाए। यानी 1, 2, 3 जो होते हैं ये हमारे अंकात्मक मान होते हैं। मापन की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जैसे MS स्टीवेंसन, इन्होंने कहा है कि किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। सेकंड है ब्रैडफील्ड एवं मोरडॉक, किसी तथ्य की विभिन्न गुणों या आयामों को चिन्ह या अंक प्रदान करना ही मापन है। हेल्मस्टेडर, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये। मापन को उस प्रक्रिया रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन करना। और लास्ट E.A. पील, मापन द्वारा एक व्यक्ति को संतुलित व्यक्तित्व प्रदान किया जा सकता है जिसके द्वारा वह सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन कर सके। मापन के प्रकार, मुख्यतः मापन दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो भौतिक जिसे मात्रात्मक भी कहते हैं, सेकंड है मानसिक जिसे गुणात्मक मापन कहते हैं। भौतिक मापन वह मापन जिसमें मूर्त होने के किसी मात्रक में मापा जा सकता है उसे भौतिक या मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी मूर्त है। मूर्त का मतलब क्या होगा? जो हमें दिखाई दे रहा है और जिसकी हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार इत्यादि को नाप सकते हैं उसे हम भौतिक मापन या मात्रात्मक मापन कहते हैं। मानसिक मापन या गुणात्मक मापन, जब मापन किसी क्षमता का किया जाए जो अमूर्त हो और जिसके मापन का मात्रक ना हो उसे मानसिक मापन कहते हैं। जैसे बुद्धि या व्यक्तित्व। अब बुद्धि में आप देखते हैं कि सामने वाले की कैपेसिटी या उसकी क्षमता के बारे में हम पता लगा सकते हैं और उसके अलावा हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसे बुद्धि या व्यक्तित्व मापन कहते हैं। मापन के कार्य, मापन के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1 वर्गीकरण, तुलना करना, पूर्व कथन, परामर्श एवं निर्देशन, निदान, खोज या अन्वेषण। मापन के चरण, मापन के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। गुणों को पहचानना, मापन के यंत्र निर्धारण, मापन के इकाई का निर्धारण। मापन के तत्व के माने गए हैं। मापनकर्ता, एक व्यक्ति या मशीन। अब मापनकर्ता यह करेंगे तो एक व्यक्ति या किसी मशीन पर। मापन के चर, मापन के मुख्यतः 2 चर होते हैं। एक होता है हमारा मात्रात्मक चर, दूसरा गुणात्मक चर। मात्रात्मक चर में हम लंबाई और चौड़ाई के बारे में और गुणात्मक में बुद्धि या व्यक्तित्व के बारे में पता लगाएंगे। मापन के यंत्र, मापन के मुख्यतः जो यंत्र हैं रबर, पटरी, इंच टेप इत्यादि। मापन के चर को भी 2 भागों में बांटा गया है, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर में बुद्धि, व्यक्तित्व, मात्रात्मक चर में लंबाई, वजन, भार इत्यादि। मात्रात्मक चर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक सतत चर, दूसरा असतत चर। सतत चर ऐसा चर जिसमें कोई अंतराल ना हो तथा जो दशमलव में भी संभव हो। जैसे लंबाई, चौड़ाई को आप देखते हैं, आप दशमलव में भी बोल सकते हैं। जैसे 3 फुट 4 इंच तो 3.4, 2.5 ETC। और असतत चर जो सिर्फ पूर्णांकों में आए और दशमलव में अमान्य हो। ये सिर्फ दशमलव में तो आए ही ना, तो जैसे किताबों, विद्यार्थियों या परिवार के सदस्यों की संख्या तथा जिसमें अंतराल संभव हो। मापन का स्तर, मापन को निम्नलिखित 4 स्तरों में बांटा गया है। नामित मापन,
क्रमिक मापन, आंतरिक मापन, अनुपातिक मापन। अब इनको नाम से ही समझो, नामित। अब नामित से ही आप देखेंगे, जब मापन में सिर्फ गुणों का नाम बताकर मापन किया जाए, यानी गुणों का नाम बताकर ही मापन किया जाए, तो उसे नामित मापन कहते हैं। इसे सबसे हल्का मापन कहते हैं, क्योंकि इसमें गुण के सिवा कुछ और भी पता नहीं चलता। सिर्फ गुण पता होता है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता चलता। एग्जाम्पल तौर पर देखें, कक्षा के विद्यार्थियों को 2 भागों में बांटना, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। अब उत्तीर्ण हुए 20, अनुत्तीर्ण हुए 2, तो इसे नामित मापन कहेंगे। क्रमिक मापन, जब मापन में नाम के अलावा क्रम, अब क्रम जुड़ गया तो क्रम का भी पता हो, उसे क्रमिक मापन कहा जाएगा। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का क्रम, कक्षा में बच्चों का अनुक्रमांक, यानी रोल नंबर सीरियल वाइज होता ना, 1 2 3 4 5। जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, और जैसे प्रधानमंत्री का क्रम, तो अब तक तो काफ़ी सारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अंतरित मापन, जब मापन के लिए नाम क्रम के अलावा एक निश्चित अंतराल दिया गया हो, उसे अंतरित या अंतराल मापन कहते हैं। जैसे प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में होने वाली जनगणना। लास्ट हमारी जनगणना कब हुई थी? 2011 में। नेक्स्ट है अनुपातिक मापन। ऐसे मापन जिसमें किसी इकाई की ज़रूरत नहीं, यह मापन का सर्वोच्च स्तर है, जिसमें परम शून्य शामिल होता है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रखा जाए, तो उनकी मात्रा का निरपेक्ष मान, इकाई रहित मान, अनुपातिक मापन कहलाता है। जैसे हम अनुपात में पढ़ते हैं ना, 2:3, इस तरीके से जो रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। जैसे पानी के परमाणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अवयवों का अनुपात 2:1 का है। ये बाई मिस्टेक टाइप हो गया है। नोट, परम शून्य का अर्थ, जो ऊपर परम शून्य यूज किया गया है, तो परम शून्य का अर्थ किसी गुण का पूरी तरह से गायब होना, अर्थात नदारद होना। परम शून्य सिर्फ आनुपातिक मापन में ही आ सकता है। मापन की त्रुटियाँ, मापन की मुख्यतः 4 त्रुटियाँ हैं: व्यक्तिगत त्रुटियाँ, आकस्मिक त्रुटि, इकाई संबंधी त्रुटि और सार्वभौमिक त्रुटि। अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। अब हम मापन की विशेषताओं के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अच्छे परीक्षण की कुछ विशेषताएं मानी हैं, जो निम्न हैं। वैधता, परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करे जिसके लिए उसे बनाया गया हो, यानी कि वैध हो। विश्वसनीयता, परीक्षण समान परिस्थितियों में समान परिणाम देने वाला हो। वस्तुनिष्ठता, परीक्षण पक्षपात रहित हो। पक्षपात रहित मतलब ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में कर देते हैं ना लोग कंपैरिजन वगैरह, वो नहीं। मितव्ययिता, परीक्षण कम खर्च वाला होना चाहिए। व्यवहार परक, परीक्षण वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करने लायक हो। विवेकता, अलग अलग बौद्धिक स्तर पर परीक्षण के परिणामों में अंतर। मानक, परीक्षण का एक मानक होना चाहिए, जैसे परीक्षा में पूर्णांक तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक एक मानक है। सीमा, प्रत्येक परीक्षण की एक सीमा होती है, जैसे बुद्धि परीक्षण व्यक्तित्व पर काम नहीं करेगा। स्वीकार्यता, परीक्षण ऐसा हो जिसके कट जा भाई, बुद्धि परीक्षण। स्वीकार्यता, परीक्षण ऐसा हो जिसको लेकर लोगों में मतभेद न हो, जैसे परीक्षा में शामिल प्रश्नों के उत्तरों को लेकर आम सहमति। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन। मापन हमें सिर्फ यह बताता है कि मात्रा या गुण संख्या में कितने हैं, लेकिन मूल्यांकन हमें बताता है कि यह गुण यह संख्या पर्याप्त है या नहीं, अथवा यह अंकात्मक मान का क्या मायने रखता है। उदाहरण, राम के गणित में 70 अंक आए, तो ये क्या हो गया? एक मापन हो गया, यानी हमने किसी चीज़ को डिजिट दे दी, हमने अंक प्रदान कर दिया, तो वो मापन हो गया। राम प्रथम श्रेणी से पास हुआ, ये क्या हो गया? मूल्यांकन, यानी इतने सारे बच्चों में राम जो था वो प्रथम श्रेणी से पास हुआ। मूल्यांकन की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। क्विनन के अनुसार छात्रों के व्यवहार में
विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के प्रमाणों का संकलन, उनकी व्याख्या की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यानी क्विनिन महोदय कह रहे हैं, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन, यानी विद्यालय में जब स्टूडेंट जाते हैं तो उनके व्यवहार में जो परिवर्तन लाया गया है, उनके प्रमाणों का संकलन, यानी उन जो भी उनके बिहेवियर में चेंजेस हुए हैं, उनकी व्याख्या की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। M.N. दांडेकर, मूल्यांकन की परिभाषा उस व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिससे यह पता चलता है कि विद्यार्थी में किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। NCERT, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें 3 अंग हैं: शिक्षण उद्देश्य, अधिगम प्रक्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। इनकी व्याख्या एवं विश्लेषण ही अधिगम है। यानी कि जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो उसमें शिक्षण का उद्देश्य सबसे पहले होता है, अधिगम की प्रक्रिया उसके सीखने का किस तरीके से सीख रहा है, और व्यवहार परिवर्तन, इन सब का जो कॉन्सेप्ट बन के तैयार होता है वही मूल्यांकन है। कोठारी आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा के अभिन्न अंग हैं एवं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारे ब्रैडफील्ड एवं मोरडॉल, मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना, उसका महत्व या मूल्य ज्ञात किया जा सके। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई है, उसका महत्व या मूल्य ज्ञात किया जा सके, इसको सही कर लेना। मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के निम्न प्रकार हैं। योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन यानी सत्र परीक्षा जो साल में एक बार की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन, साप्ताहिक परीक्षा, एक साप्ताहिक टेस्ट लेते रहना, यानी बच्चा कितना सीख रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन यानी कारणों का पता लगाने के लिए, यानी बच्चे का मतलब कहाँ उसको समझ नहीं आ रहा है, उसके कारणों का पता लगाकर उसके निदान करना ही हमारा नैदानिक मूल्यांकन है। उपचारात्मक मूल्यांकन, कमियां करने के लिए किया गया मूल्यांकन, यानी उसकी बच्चे की कमियों को ढूंढकर उनका उपचार करना ही हमारा उपचारात्मक मूल्यांकन है। शैक्षिक मूल्यांकन, शिक्षा जगत में प्रयोग होने वाला मूल्यांकन शैक्षिक मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा गया है, एक परिणात्मक मूल्यांकन, दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन। परिणात्मक मूल्यांकन में हमारा लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा और गुणात्मक में ईमानदारी। मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन में मापन सम्मिलित होता है, यानी मूल्यांकन में हम मापन को भी सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन मापन में ऐसा नहीं होता। मापन में सिर्फ हमारा अंक डिजिट ही सम्मिलित होता है। मूल्यांकन सार्वभौमिक है, यानी मूल्यांकन में ही मापन सम्मिलित है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन सुधारात्मक होता है। मूल्यांकन सहयोगात्मक होता है। मैं आशा करता हूँ कि सभी को मेरा पढ़ाया हुआ मापन और मूल्यांकन की क्लास अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले इससे बढ़िया कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।